नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज की कहानी है बदनाम का पार्ट 2। दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हिमांशु की दोस्ती एक ऐसी लड़की से होती है जिसे वह दोस्त होने के नाते उस लड़की ने उसे घर पर बुलाया था। घर जाते ही जब हिमांशु को उसकी सच्चाई पता चली तो उसके तो होश उड़ गए। अब आगे। दरअसल आज मैं तुमसे अपनी जिंदगी के कुछ गहरे राज बांटना चाहती हूँ। चंद पल चुप रहने के बाद रिया बोली, हम अपनी जिंदगी में एक नकाब ओढ़े रहते हैं। यह ऊपर का जो चेहरा है ना, यह सबको दिखता है, पर जो चेहरा अंदर है उसे कोई दूसरा नहीं देख पाता। तुम भी सोच रहे होगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, पर हिमांशु, मैंने तुम्हारे अंदर एक सच्चा इंसान, एक सच्चा दोस्त है। वो जिस्म नहीं, दिल देखता है, और इस दोस्त से मैं भी कुछ छिपा कर नहीं रखना चाहती। तुम मेरी नौकरी पूछते थे ना, तो सुनो, मैं एक कॉल गर्ल हूँ। जितना कहकर वह ठिठक गई। मुझे झटका सा लगा, मेरे होठ कुछ कहने को थरथराए। इससे पहले ही रिया बोली, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, नहीं किसी ने मुझे जबरन इस धंधे में धकेला था। मैं बीटेक होने के बावजूद कोई भी नौकरी, कोई भी तनख्वाह मेरी ऐशो आराम की ज़रूरतें, मेरी शाही ख्वाब पूरे नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने अपने रूप, अपनी जवानी के मुताबिक देह का धंधा चुना। तुम यह जो आलीशान फ्लैट देख रहे हो, यह मैं नौकरी करके कभी नहीं बना सकती थी। हिमांशु, मैंने बहुत पैसा कमाए, बहुत संबंध बनाए, लेकिन रिश्ता नहीं कमा सकी। मैं कोई ऐसा शख्स चाहती थी जिसे मैं खुलकर अपनी भावनाएं समझा सकूं, लेकिन हर किसी की नजरें मेरे जिस्म से होकर गुजरती थी। यही वजह है कि तुम्हारे अंदर की सच्चाई देखकर मैं खुद तुम्हारी दोस्ती को उतावली थी, पर मुझे यह मंजूर नहीं हो रहा था कि मैं अपने दोस्त को अंधेरे में रखूं। कहकर उसने मुझे सवालिया नजरों से देखा। मैंने उससे कहा, रिया, मैं तुम्हारे काम के बारे में सुनकर चौंका तो जरूर हूँ, लेकिन मुझे झटका नहीं लगा। तुमने जिस बेबाकी से मुझे अपने बारे में बताया, उससे जानकर मेरी दोस्ती और गहरी हुई है। मेरी जानकारी में ऐसी कई और लड़कियां और औरत हैं जिन्होंने शराफत का चोला ओढ़ रखा है, लेकिन उनके नाजायज रिश्तों ने आपसी रिश्तों को ही बदनाम कर दिया। भले ही यह पेशा अपनाना तुम्हारी मजबूरी ना हो, लेकिन दिलो दिमाग और जिस्मानी मेहनत तो इसमें भी है। हर किसी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम चुनने का हक है। कानून और समाज भले ही इसे नाजायज माने, लेकिन मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता। रिया बोली, दोस्त, मैं तुम्हारी सोच की कायल हूँ। अच्छा, यह बताओ, क्या पीना चाहोगे? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं लूँगा। अच्छा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? मैंने उससे पूछा। मेरी मम्मी बचपन में ही चल बसी थी और पापा की मौत 2 साल पहले हुई। वे इंदौर में रहते थे, लेकिन अपनी आज़ादी के चलते मैंने मुंबई आना ही मुनासिब समझा। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कोई खास बात नहीं है, कहकर मैंने बात टालने की कोशिश की, पर रिया के जोर देने पर मुझे बताना पड़ा। मेरा नया बॉस मुझे बेवजह परेशान कर रहा है। चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो मेरे हाथ की बनी कॉफ़ी तुम्हारा मूड ठीक करेगी, रिया ने कहा। कॉफ़ी वाकई उम्दा बनी थी। तरावट महसूस करते हुए मैंने उससे विदा लेना चाहा। न जाने मेरे दिल में क्या भाव उभरे कि मैंने रिया से लिपटकर उसका चेहरा चूमना चाहा, तो वह छिटक कर पीछे हट गई और बोली, दोस्त, दूसरों और तुम्हारों में बीच में बस यही तो फासला है, क्या इसे भी मिटाना चाहोगे? गर्मजोशी से मैं इनकार में सिर हिलाते हुए मैंने उससे विदा ली। अगले 2 दिनों में बॉस के तेवर बिल्कुल बदले देखे तो मुझे यकीन न हुआ। साथ में काम करने वालों में से एक ने कहा, यार, क्या जादू चलाया है तूने? कल तक तो ये तुझे काट खाने को दौड़ता था, और अब तो तेरा मुरीद होकर रह गया है। अब तो तेरी प्रमोशन पक्की। अगले ही महीने मेरा प्रमोशन कर दिया गया। जब मैंने ये खुशखबरी रिया को सुनाई तो उसने मुबारकबाद दी। मैंने पूछा, यह सब कैसे हुआ रिया? बॉस शायद तुम्हारे काम से खुश हो गया होगा, उसने कहा। रिया, प्लीज, सच क्या है? वह बोली, सच तो यह है कि मुझे अपने दोस्त का लटका चेहरा देखा नहीं गया। और क्या? और यह कि सख्त दिखने वाले बुढ़ऊ की महफिल में हुस्न के तलबे चाटते हैं। वैसे तुम चिंता न करो, उसे मेरी और तुम्हारी दोस्ती की कोई खबर नहीं है। रिया, मेरे लिए तुमने बस अब भावुक मत होना, और कोई परेशानी हो तो साफ बताना। उस दिन से मेरे मन में रिया के लिए और ज्यादा इज्जत बढ़ गई। वह मेरे लिए सच्चे दोस्त से बढ़कर साबित हुई। कुछ दिन बाद जब मैंने अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा, तो घर के लिए बैंक के कर्ज के बावजूद 2 लाख रुपए
कम पड़े तो रिया ने मुझे उस मुसीबत से भी उबार दिया। हालांकि मैंने उसे वचन दिया कि भविष्य में यह रकम मैं उसे जरूर वापस दूंगा। अब मेरे दिल में रिया के लिए प्यार की भावना उछाल मारने लगी थी, लेकिन मैंने कभी इन जज्बातों को खुद पर हावी न होने दिया। मैं ऑफिस से छुट्टी के बाद आज शाम को फिर रिया के घर पर था। रिया, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, फिर मुझसे ऐसी दूरी क्यों? हिमांशु, अक्सर हम मतलबी बनकर दूसरे रिश्तों, खासकर अपनों को भूल जाते हैं। फिर क्या तुम नहीं मानते कि दोस्ती दिलों में होनी चाहिए, जिस्म की तो भूख होती है? रिया ने कहा। मैंने कुछ नहीं समझना चाहता, मेरे लिए तुम सब कुछ हो। भावना के जोश में मैंने लपक कर उसे अपनी बाहों में घेरे में कस लिया। उसके लर्जते जबों पर जैसे ही रिया के तपते गालों को छुआ, उसकी आंखें मूंद गई। सांसों के ज्वार बाटे के साथ ही उसकी बाहें भी मुझ पर कसती चली गई। टिंग टोंग। तभी दरवाजे की घंटी बजते ही रिया मुझसे अलग हुई। मुझे जबरन एक तरफ धकेल कर रिया ने दरवाजा खोला। कोरियर वाला उसे एक लिफाफा थमाकर चला गया। मैंने उस लिफाफे के बाबत पूछा तो उसने लिफाफा अलमारी में रखकर बात टाल दी। जब मैंने दोबारा उसे अपनी बाहों में लिया तो उसने आहिस्ता से खुद को मेरी पकड़ से छुड़ा लिया और बोली, नहीं हिमांशु, यह सब करना ठीक नहीं। मैं नाराजगी जताते हुए वहां से चला गया। अगले दिन जब सुबह रिया ने मोबाइल फोन पर बात की तो मैंने काम का बहाना बनाकर फोन काट दिया। मैं चाहता था कि रिया को अपनी गलती का एहसास हो। उसी दिन रात को 10 बजे मोबाइल फोन बज उठा। रिया का नंबर देखकर मैं तो कांप गया। नजर दौड़ाई, काव्या और देवांश सो रहे थे। मैंने फोन काट दिया। मोबाइल फोन फिर बजने पर मैंने रिसीव किया तो उधर से रिया का बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। हेलो हिमांशु, कैसे हो? नाराज हो ना? मैं नहीं चाहता था कि काव्या उठ जाए और उसे रिया की भनक तक लगे, इसलिए फौरन कहा, नहीं नाराज नहीं हूँ। कहो, कैसे याद किया? दोस्त, तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। मैं तुम्हें अभी अपने पास देखना चाहती हूँ, रिया ने कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ। तभी काव्या ने करवट बदली तो मैंने फ़ोन काटकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अब जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। काव्या को क्या जवाब दूंगा भला? और रिया को इस समय फ़ोन करने की क्या सूझी? कल तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इसी उधेड़बुन में मेरी आँख लग गई। सुबह उठते ही काव्या ने रोज की तरह अखबार की सुर्खियों को टटोलते हुए कहा, त्रिवेणीपुरम में रहने वाली कॉल गर्ल की मृत्यु। मैं फौरन बिस्तर से उठकर बैठ गया। खबर में मेरी उत्सुकता देख काव्या ने पूरी खबर पढ़ी। त्रिवेणीपुरम में तनहा जिंदगी बसर करने वाली रिया की कल देर रात ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। वह धंधे से जुड़ी बताई जाती थी। डॉक्टर के मुताबिक रिया काफी समय से दिमागी कैंसर से पीड़ित थी। कल रात हालात बिगड़ने पर पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसने अब दम तोड़ दिया। खबर पढ़ने के बाद काव्या ने कह दिया, ऐसी औरतों का तो यही हश्र होता है। उसने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में पानी देखकर उसने वजह पूछी। मैंने सफाई दी, कुछ नहीं, आंखों में कचरा चला गया है। मैं अभी आंखें धोकर आता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? क्या हिमांशु ने अपनी दोस्ती पूरी तरीके से निभाई? अगर हिमांशु टाइम पर रिया को हॉस्पिटल लेकर जाता तो वह शायद बच जाती। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।